हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 26 से लेकर 31 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 25 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। उससे आगे की चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये मई महीने का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद में मई कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग अपने अगले वीडियो से जून स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एंडेड पेपर बेस्ड communication and introduced a digital communication mechanism between public sector banks and Central Economic Intelligence Bureau to check the default of loans. Under this digital mechanism, the CEIB यानी कि Central Economic Intelligence Bureau will digitally send a report regarding borrowers to the public sector banks for loan amount of rupees 50 crores और हायर एट प्री अप्रूवल स्टेट विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिक्वेस्ट। भारत सरकार ने कागज आधारित संचार को समाप्त कर दिया है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो के बीच में एक डिजिटल संचार तंत्र की शुरुआत की है ताकि ऋणों पर चूक की जांच की जा सके। इस डिजिटल तंत्र के तहत में CEIB अनुरोध के कितने दिनों के भीतर पूर्व अनुमान चरण में 50 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक की ऋण राशि के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को उधारकर्ताओं के संबंध में एक रिपोर्ट डिजिटल रूप से भेजेगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 15 डेज। ऑप्शन नंबर है 15 डेज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे अभी बैंक के फ्रॉड केस हुए नहीं थे, आप लोगों को सबको पता होगा कि नीरव मोदी और विजय माल्या ने बैंकों के पैसे वगैरह लेके SBI के PNBs के ना भाग गए। तो फिर इस तरीके के बैंक फ्रॉड से बचने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लगातार काम कर रही है और इसके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक और सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के बीच में होने वाले पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन को बंद कर दिया गया है और उसको बंद करके एक डिजिटल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दी गई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से मिलती है, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हम उसके आंसर से जानते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कई बार थोड़ा सा लंबी हो जाती है क्योंकि समझ में नहीं आता कि किस तरीके से छोटा क्वेश्चन फ्रेम किया जाए। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्वेश्चन से ही देने की कोशिश की जाती है। तो क्वेश्चन आंसर दोनों आप लोग ध्यान से समझा करो, सुना करो। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताया, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से ही मिली। और इसके साथ साथ में 50 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक का लोन मांगने वाले किसी भी एंटिटी के बारे में पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा CEIB से रिपोर्ट लेना होगा और यह प्री अप्रूवल स्टेज में ही करना होगा और CEIB रिक्वेस्ट के 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट डिजिटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देगा। ठीक, ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी। सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा इसमें यही गया है कि हाउ मेनी डेज ऑफ रिक्वेस्ट के कितने दिनों के बाद में ये रिपोर्ट जो है CEIB द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक को डिजिटली दिया जाएगा। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा और आसान आम बोलचाल की भाषा में इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन होता है उसको किसके किसके बीच में, पब्लिक सेक्टर बैंक और सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक ना, पब्लिक सेक्टर बैंक और सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के बीच में जो भी पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन होता है उसको बंद कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एक डिजिटल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया हुआ है। डिजिटली सारी चीज़ें होंगी और ये सब क्यों किया जा रहा है, टू चेक दी डिफॉल्ट्स ऑफ लोन के डिफॉल्ट को चेक करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। ये पहले भी होती रही हैं, पहले पेपर बेस्ड तरीके से होती रही हैं। लोन के डिफॉल्ट को चेक करने के लिए PSBs और CEIB के बीच में ये कम्युनिकेशन पहले भी होता रहा, लेकिन पहले ये पेपर बेस्ड तरीके से होता था, लेकिन अब इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बंद करके डिजिटल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, under this digital mechanism the CEIB will digitally send a report regarding borrowers to the public sector bank for a loan amount of rupees 50 crores or higher at pre-approval stage within how many days। ठीक ना, तो इस डिजिटल मैकेनिज्म के तहत में जो CEIB होगी वो पब्लिक सेक्टर बैंक को उन सभी लोन्स जो कि 50, ये अमाउंट याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है, उन सभी लोन्स जो कि 50 करोड़ रुपए या इससे हायर होंगे उसका एक मतलब डिजिटल रिपोर्ट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक को सबमिट करेगी और प्री अप्रूवल स्टेज में ही ये चीज़ें वेरीफाई कर ली जाएंगी। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो जो CEIB को बताएगी कि ये लोग भैया लोन के लिए अप्लाई किए हुए हैं
ठीक है, उसके कितने दिनों के बाद में CEIB जो है, कितने दिनों के भीतर CEIB को अपनी रिपोर्ट पब्लिक सेक्टर बैंक को देना होगा, ये इसमें पूछा गया। तो इसी का आंसर हो जाएगा ये 15 डेज। ठीक है ना, इसी का आंसर है ये 15 डेज। ये अमाउंट याद रखना, 50 करोड़ रुपीज आर हायर देन, ठीक है ना, 15 डेज ये याद रखना, ठीक, 15 डेज याद रखना। और मैंने बताया ना कि ये रिपोर्ट अभी भी ली जाती है, लेकिन अभी तक ये जो रिपोर्ट ली जाती थी, ये जो कम्युनिकेशन होता था, ये पेपर बेस्ड होता था, लेकिन अब इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है, इसे बंद कर दिया है। अब ये कम्युनिकेशन जो होगा डिजिटल होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए 15 डेज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to support the development of high quality internal infrastructure like roads, water supply, electricity distribution network in the Andhra Pradesh। आंध्र प्रदेश में सड़क, जल आपूर्ति, बिजली वितरण नेटवर्क जैसे उच्च गुणवत्ता वाले आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच में हाल ही में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 141.12 मिलियन USD। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। USD 141.12 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 2016 में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इंडिया के 17 राज्यों में, इंडिया के 17 स्टेट्स में 11 यानी कि 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और दूसरे विकास कार्यों के लिए 500 मिलियन USD का जो है मल्टी ट्रांस फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था। और उसी के यानी कि किसके 500 मिलियन USD का जो मल्टी ट्रांस फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का एग्रीमेंट हुआ था, उसी के दूसरे किस्त के रूप में ये 141 मिलियन USD जो है वो दी जा रही है। ठीक, अक्टूबर 2021 में पहली किस्त दी गई थी, अक्टूबर 2021 में इसकी पहली किस्त दी गई थी और पहली किस्त के रूप में 250 मिलियन USD था। दूसरी किस्त के रूप में ये भी दी जा रही है 141.2 मिलियन USD और ये टोटल 500 मिलियन USD ही है। ठीक, यहाँ पर बात हुई है किसकी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मंडालुयांग, मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मत्सुत्सुगो असाकावा ये इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। According to the recently released SBI's EcoRap report, what is India's projected GDP growth for the financial year 23? हाल ही में जारी SBI की EcoRap रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है, ये इसमें पूछा गया है। 7.1%, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 7.1% ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, NSO के द्वारा जो प्रेडिक्शन किया गया था फाइनेंशियल इसके लिए, देश के लिए, इंडिया की GDP की, वो 7% है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए 21 मेंबर intermediary advisory committee to advise the market regulator on changes in legal framework and increasing transparency in the functioning of market intermediaries like stock exchange, depository participants, clearing corporation, among others. The committee will be chaired by whom? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने कानूनी ढांचे में बदलाव और स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, समाशोधन निगमों जैसे बाजार मध्यस्थों के कामकाज में बढ़ती पारदर्शिता पर बाजार नियामक यानी कि SEBI को सलाह देने के लिए 21 सदस्यीय मध्यस्थ सलाहकार समिति का गठन किया है। और इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस रविंद्रन। ऑप्शन नंबर डी, यस रविंद्रन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और ये यस रविंद्रन जी जो हैं ये कौन हैं, तो ये SEBI के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ठीक है, ऑप्शन में ये जितने भी नाम दिए गए हैं, ऑप्शन में ये जितने भी नाम दिए गए हैं, ये नाम आप लोग मतलब PDF में मिलेगा आपको। ये सारे नाम जो भी कमेटी के 21 मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे नाम आपको PDF में मिलेंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ लेना। कमेटी काम क्या करेगी ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। ठीक है, कमेटी की जो ये फॉर्मिंग की गई है, ये कमेटी बेसिकली काम क्या करने जाने वाली है, ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया। कमेटी चेयर किसके द्वारा की जाएगी, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, ये तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यस रविंद्रन होगा। SEBI की यहाँ पर बात हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। चेयरपर्सन जो है माधवीपुरी बच हो जाएंगे। RBI has recently in May 2023 sanctioned the merging of the voluntary scheme of amalgamation of Maratha Sahakari Bank Limited
मुंबई विद व्हिच कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने हाल ही में मई 2023 में किस सहकारी बैंक के साथ मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई के समामेलन की स्वैच्छिक योजना के विलय को मंजूरी दी है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये जो कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 56, सेक्शन 44A के सब सेक्शन 4 के तहत में ये फैसला किया गया है और इसके बाद में अब जो मराठा सहकारी बैंक है इसकी सभी 7 ब्रांचेज कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचेज के रूप में काम करेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक इसका आंसर होगा। Which bank has recently signed an agreement with Indian Clearing Corporation Limited as its clearing and settlement bank? किस बैंक ने हाल ही में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के साथ में अपने समाशोधन और निपटान बैंक के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। इंडियन बैंक ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, वन लाइनर ही रहेगा और ऑप्शन में जितनी भी बैंकें दी गई हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग इसका रिकॉल करना। Which bank has recently appointed Sri Krishnan Harihara Sharma as its MD and CEO for a period of 3 years from the date of his assuming charge? किस बैंक ने हाल ही में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए अपना MD एंड CEO चुना है? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका बैंक इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका बैंक इसका आंसर हो जाएगा और वन लाइनर ये भी रहेगा। As per the recent data of banks, which bank has emerged as the top performer in net non-performing assets management during the financial year 23? बैंकों के हाल के आंकड़ों के अनुसार कौन सा बैंक फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स प्रदर्शन में नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स प्रबंधन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे और टू दी पॉइंट चीज़ों को हम लोग यहाँ पर मतलब जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। इसका NPA 0.25% डिक्रीज हुआ है और NPA के टर्म में अगर बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद में HDFC बैंक का नंबर आता है। ठीक ना, NPA में इम्प्रूवमेंट की बात करें अगर उस हिसाब से हम लोग देखें कि कौन सी बैंक का NPA मतलब कम हुआ मतलब, ठीक है, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा टॉप पर रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप परफॉर्मर इन नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेजमेंट, NPA मैनेजमेंट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पर रहा। उसके बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद में HDFC बैंक का नंबर आता है और उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक आता है, यानी कि फर्स्ट पर जो रहा वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहा, सेकंड पर HDFC बैंक रहा और थर्ड पर कोटक महिंद्रा बैंक रहा। ठीक ना, ये तो हो गया ओवरऑल। और अगर केवल पब्लिक सेक्टर बैंक की ही बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो उस कंडीशन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो वहाँ पर भी टॉप पे रहा, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद में सेकंड नंबर पर जो आएगा वो SBI आ जाएगा। SBI का जो है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेजमेंट अच्छा रहा। SBI के बाद में फिर BOB का नंबर आ जाएगा, यानी कि पहले पर जो रहेगा वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहेगा, सेकंड पर SBI रहेगा, थर्ड पर BOB रहेगा। ठीक है ना, सभी की सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा मिलाकर टोटल 57% का नेट प्रॉफिट हुआ है इस ड्यूरेशन में। और ये अगर हम लोग इसके अमाउंट में बात करें तो 1,04,649 करोड़ रुपए का टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है इन सभी 12 के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा मिलाकर। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो प्रॉफिट रहा वो 126% बढ़ा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रॉफिट में 126% की ग्रोथ हुई और ये 2,602 करोड़ रुपए हुआ। ठीक है, इस दौरान। और ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो तो। जो बैंकों की परफॉर्मेंस वाली रिपोर्ट आई थी जिसमें हमने पढ़ाया था कि PNB का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, बाकी सारी बैंकों का ठीक ठाक रहा। ठीक है ना, सभी प्रॉफिट में रहे लेकिन PNB लॉस में रही। तो उस टाइम पर भी हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ था। तो उसी में से एक क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया मैंने कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेजमेंट के रूप में कौन सी बैंक टॉप परफॉर्मर के रूप में रहा। तो इसी से मिलता जुलता है। तो बाकी की डिटेल आप लोग वहाँ से भी पढ़ना और थोड़ी चीज़ें PDF में भी आपको मिलेंगी, वहाँ से आप लोग इसकी और जानकारी मतलब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की यहाँ पर बात हुई है तो इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। 1 फैमिली 1 बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। AS राजीव ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे।
As per Goldman Sachs recent report, what is India's projected economic growth forecast for calendar year 23? गोल्डमैन सैक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत का अनुमानित आर्थिक विकास पूर्वानुमान क्या है? 6.3% ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 6.3% ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पहले ये अनुमान 6% का था। The board of directors of the ICICI Bank has decided to raise its stake in ICICI Lombard General Insurance Company ILGIC by what percent in next 16 months and make ILGIC as a subsidiary of ICICI Bank. ICICI बैंक के निदेशक मंडल ने अगले 16 महीनों के दौरान ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत और बढ़ाने और ILGIC को ICICI बैंक की सहायक कंपनी बनाने का फैसला किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा 4%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4% इसका आंसर हो जाएगा। अभी ICICI बैंक की हिस्सेदारी ICICI लोम्बार्ड में 48.02% की है और ये इसमें 4% का और हिस्सेदारी लेने जा रही है। ठीक ना, तो जिसे 4% अगर हम लोग और बढ़ा देंगे तो ये हिस्सेदारी कितनी की हो जाएगी? 2.02% की ये हिस्सेदारी और हो जाएगी 4% बढ़ के। ठीक है, और मेजॉरिटी स्टेक जो है वो ICICI बैंक के पास में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा 4%। इंडियाज फास्टेस्ट वन स्टेप UPI पेमेंट सोल्यूशन नेम्ड टर्बो UPI हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? भारत का सबसे तेज एक कदम वाला UPI भुगतान समाधान टर्बो UPI नाम से हाल ही में किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए रेजर पे इसका आंसर होगा। रेजर पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना थर्ड पार्टी UPI ऐप पर रिडायरेक्ट किए हुए इस टर्बो UPI ऐप के माध्यम से UPI पेमेंट किया जा सकेगा। ठीक है, NPCI, एक्सिस बैंक और रेजर पे, ये चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से सुनना। NPCI, एक्सिस बैंक और रेजर पे, इन तीनों के द्वारा मिलकर इस टर्बो UPI को डेवलप किया गया है, बनाया गया है। 5 गुना तक फास्टर पेमेंट एक्सपीरियंस मिलेगा इससे ग्राहकों को, और जो पेमेंट स्टेप है वो 5 से घटकर 1 हो जाएगा, सिर्फ एक स्टेप में पेमेंट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है, टर्बो UPI का नाम याद रखना है। टर्बो UPI किसके द्वारा बनाया गया? रेजर पे के द्वारा बनाया गया, ये ध्यान रखना। और रेजर पे ने अकेले नहीं बनाया, 3 लोग और बनाए इसको मिलकर। कौन कौन से 3 लोग? NPCI, एक्सिस बैंक और रेजर पे, इन तीनों लोगों ने मिलकर इसे बनाया। इतनी ही चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को जाननी है। रेजर पे की यहाँ पर बात हो रही है, तो रेजर पे के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और शशांक कुमार जो है वो शशांक कुमार इसके MD हो जाएंगे। नेक्स्ट, SEBI has recently reconstituted its 21-member intermediary advisory committee chaired by S. Ravindran, former SEBI executive director, which would suggest it on matters related to changes in the legal framework and enhancing transparency in system and procedure of market intermediaries, including stockbrokers, depository participants, and clearing members. Who has been included in this intermediary advisory committee after the reconstitutions? ठीक है, सेबी ने अभी हाल ही में अपनी 21 सदस्यीय मध्यस्थ सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सेबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक एस रविंद्रन ने की है। और ये कमेटी इसे कानूनी ढांचे में बदलाव से संबंधित मामलों और स्टॉक ब्रोकरों, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों सहित बाजार मध्यस्थों की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने पर सुझाव देगी। पुनर्गठन के बाद इस मध्यस्थ सलाहकार समिति में किसे शामिल किया गया है? अभी 3-4 क्वेश्चन पहले मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया था। उस टाइम पर ये कमेटी क्या हुई थी कि उस टाइम पर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया था, ये उस डेट की बात थी। लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद में ही इस कमेटी को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और इस कमेटी का दोबारा से पुनर्गठन करने के बाद में इसमें कुछ लोगों को और बढ़ाया गया। कुछ पुराने मेंबर्स को हटा दिए गए, कुछ नए मेंबर्स को इसमें बढ़ाया गया। तो कौन से नए मेंबर हैं जिनको इसमें इंक्लूड किया गया, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी, यानी कि नितिन कामत और ललित केसरी को इसमें इंक्लूड किया गया है, ये इसमें पूछा है। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, क्वेश्चन की फ्रेमिंग इसी तरीके से होती है, क्योंकि मैं बोलता हूँ बार बार ना कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से ही मिलती है,
कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऑप्शन से मिलती है, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। 21 सदस्यीय ये कमेटी है। कमेटी काम क्या करेगी ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया। कमेटी में मेंबर कितने हैं ये क्वेश्चन में बता दिया गया। कमेटी लीड कौन करेगी ये सर्वेंद्रन, ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया। कमेटी में इंक्लूड किसको और किया गया है रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में, दोबारा पुनर्गठन के बाद में, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा नितिन कामत और ललित केसरी। नितिन कामत की अगर हम लोग बात करें तो ये को फाउंडर एंड सीईओ हैं जीरोधा के, और ललित केसरी की अगर हम लोग बात करें तो ये को फाउंडर एंड सीईओ हैं नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के। बाकी कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो पीडीएफ में आप लोगों को मिलेंगे, वहां से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मेंबर्स के नाम जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और ये जो लोग इंक्लूडेड किए गए हैं आपके एग्जाम के टाइम तक ये भी पुरानी हो जाएगी तो वो भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि इस महीने में ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था तो ये चीज़ें पढ़ानी जरूरी थी। अगर इसमें से कुछ पूछा जाएगा तो कमेटी काम क्या करेगी ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर इस कमेटी का गठन कब हुआ था, या फिर इस कमेटी को चेयर कौन कर रहा है, इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, ये कमेटी किसके द्वारा लीड की जा रही है, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। In order to design and build a digital banking platform, which Small Finance Bank Limited has recently collaborated with IBM Consulting। एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने हाल ही में IBM कंसल्टिंग के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है, सहयोग किया हुआ है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इक्विटास इसका आंसर है, तो इसके एमडी एंड सीईओ को हम लोग जानेंगे। वीपी नरसिम्हन इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और भी जो बैंक के ऑप्शन में दी गई हैं इनकी ये सारी चीज़ें आप लोग यहीं पर रिकॉल करते हुए चलना। विच बैंक हैज रिसेंटली अनवील्ड ए न्यू लोगो एंड लॉन्च्ड ए इंटीग्रेटेड कैंपेन विद द टैग लाइन लाइफ को बनाओ रिच। किस बैंक ने हाल ही में अपने नए लोगो का अनावरण किया है और लाइफ को बनाओ रिच टैगलाइन के साथ में एक एकीकृत अभियान शुरू किया है। वन लाइनर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी येस बैंक इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी येस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। येस बैंक ने भी हाल ही में अपना नया लोगो का उद्घाटन किया, मतलब नए लोगो को लॉन्च किया, और इसके साथ साथ में लाइफ को बनाओ रिच नाम से एक इंटीग्रेटेड कैंपेन भी लॉन्च किया हुआ है। तो ये कैंपेन का नाम और बैंक तो कम से कम आप लोग याद ही रखना, डायरेक्टली इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। और ये जितनी भी बैंकें दी गई हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करोगे। Which bank has recently reappointed Sandeep Batra as the executive director for 2 years with effect from 23rd of December 2023? किस बैंक ने हाल ही में संदीप बत्रा को 23 दिसंबर 2023 से 2 साल के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है? ICICI बैंक ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ICICI बैंक ने अभी हाल ही में संदीप बत्रा को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में फिर से रीअपॉइंट किया हुआ है और अगले 2 सालों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। और इनका कार्यकाल प्रभावी कब से होगा? 23 दिसंबर 2023 को। ठीक है ना, अभी आगे मतलब आगे ही आने वाला है, लेकिन अभी से इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। ऑप्शन में जितनी भी बैंकें दी गई इनका हेडक्वार्टर वगैरह याद करना आप लोग। ठीक, तो बस इसको यहीं पर वीडियो को वाइंड अप करेंगे और अपने अगले वीडियो में हम लोग जून स्टार्ट करेंगे। और पैरेलली इसकी PDF भी आज शाम तक या कल तक आपको इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, और इसमें जो भी RBI का सर्कुलर वगैरह रहता है PDF में, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ना, उसके नोट्स वगैरह बनाना। क्वेश्चन वहीं से पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं किसी भी बैंक एग्जाम में। ठीक है, तो चलो फिर इसको वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।